हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक और वी कैन से चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। और बहुत सारे लोग इससे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, घबराते रहते हैं कि ये चैप्टर कितना टफ़ है यार। वाई इट इज़ सो टफ। देखो भाई, चैप्टर को टफ होने के पीछे दो रीज़न है। एक, आप सही अप्रोच से उस चैप्टर को नहीं पढ़ रहे हो। दूसरा, आपने पहले से अपने माइंड में ये फिट कर रखा दैट सी एफ इज़ वेरी टफ, वेरी टफ, वेरी टफ। ठीक है, तो हम आज से सी एफ एस पढ़ना स्टार्ट करेंगे। मैं आपसे 4 से 5 क्लासेस लूँगा सी एफ एस पढ़ाने के लिए एंड यू विल लव विद दिस चैप्टर। ओके, सो आज क्लास 1 है जहाँ पर हम सी एफ एस की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग लेंगे और इस चैप्टर को हमें कैसे पढ़ना है ये समझना है। क्लियर। और चलो फिर ज़्यादा बातें ना करते हुए स्टार्ट करते फटाफट से। नाउ द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ विद द मीनिंग कि सी एफ एस होता क्या है बेटा। सी एफ एस का मतलब क्या होता है और सी एफ एस की ज़रूरत क्या होती है। पहली बात ये समझो, सी एफ एस जो होता है इट इज़ नथिंग, इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या बोला मैंने? इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर आपकी बात करूँ तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं किसी भी कंपनी की, ठीक है, हम बात कर रहे हैं कंपनी की, तो किसी भी कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं इट इंक्लूड्स प्लेंटी ऑफ थिंग्स, जिसमें से पहला होता है आपका बैलेंस शीट। ठीक है, द सेकेंड थिंग यू नीड इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, एंड द थर्ड थिंग्स यू रिक्वायर्ड इज योर नोट्स टू अकाउंट्स, बेसिकली जो आप बनाते ही रहते हो। एंड फोर्थ होता है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो हर कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होता, तो इसके ब्रैकेट में हम लिखते हैं इफ़ एप्लीकेबल। मतलब अगर आपके ऊपर अप्लाई है तो ही आपको सी एफ एस बनाना है, अदरवाइज बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। एंड द लास्ट चीज़ जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट होता है दैट इज़ चेंज इन इक्विटी, चेंज इन स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी इसको हम बोलते हैं। तो चेंज इन इक्विटी मैं बोल दूँ शॉर्ट फॉर्म में। ये भी हमेशा बनता नहीं है, कभी कभी बनता है, लेकिन मेजरली आपको ये 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ने होते हैं अपनी क्लास 12th लेवल पे। ठीक है, 3 ये एंड प्लस आपका सी एफ एस। क्लियर। तो सी एफ एस इज अ पार्ट ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नाउ व्हाट डज सी एफ एस सेज, समझ में आया सी एफ एस कहता है क्या। देखो, बहुत सिंपल सी भाषा है, बोलता है सी एफ एस इज अ स्टेटमेंट, ऑब्वियसली कैश फ्लो स्टेटमेंट, दैट शोज, जो दिखाता है फ्लो, फ्लो दिखाता है। ऑब्वियसली किस चीज़ का फ्लो दिखाता है? कैश का, कि कंपनी के अंदर कितना कैश आया है एंड कितना कैश गया है। अब फ्लो रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिव और नेगेटिव, ध्यान से समझना। फ्लो रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिव और नेगेटिव। फ्लो जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। क्लियर। तो कहने का मतलब है, अगर हम बात करें इनफ्लो की, तो वर्ड इज़ वेरी क्लियर। अगर हम बात करें इनफ्लो की, तो इनफ्लो का मतलब है पॉजिटिव कैश फ्लो और आउटफ्लो का मतलब होता है नेगेटिव कैश फ्लो। तो हमेशा कंपनी के अंदर पैसा आ रहा होता है और पैसा जा रहा होता है। इस फ्लो को देखने के लिए हम बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट कि कौन सी कैटेगरी में से कितना पैसा हमने खर्च किया और कितना पैसा हमारे पास से गया है ना। तो व्हाट डू मीन बाय कैश फ्लो स्टेटमेंट? कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब होता है स्टेटमेंट दैट शो फ्लो ऑफ कैश, फ्लो ऑफ कैश। ठीक है, कैश का फ्लो दिखाता है ये, फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है, वर्ड है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ये क्या होता है ये हम आगे चैप्टर के स्टेज पे समझेंगे। ठीक है, ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अब सी एफ एस ऐसा नहीं होता कि कभी भी निकाल दो, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे निकाला जाता है, 31 मार्च। ठीक है, गिवन पीरियड ऑफ टाइम पे, सॉरी, ठीक है, गिवन पीरियड ऑफ टाइम पे निकाला जाता है, यानी कि 31 मार्च से ईयर एंड पे। क्लियर। तो जो आपका ईयर एंड होगा उस ईयर एंड पे आप सी एफ एस की कैलकुलेशन करोगे कि हमारे पास कितना पैसा आया कितना पैसा गया इस पूरे साल के अंदर। क्या आपको सी एफ एस का मतलब समझ में आया? कौन आ ही गया होगा। चलो, इतना भी टफ नहीं है ना, यही बोल के चलना है हमको, और सच में नहीं है यार। चलो देखो, नाउ व्हाट इज द प्री कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर दिस रीडिंग दिस चैप्टर। सबसे पहले समझो, कुछ बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी चैप्टर को पढ़ने के लिए, जिस वजह से ये चैप्टर बहुत टफ लगता है हमको। पहला, अभी तक आपने जितनी भी अकाउंटिंग पढ़ी है, ठीक है, जो भी अकाउंटिंग आपने डिस्कस करी है, कभी भी पढ़ी है, उसमें आप हमेशा एक चीज़ देखते हो कि जो भी अकाउंटिंग आपने पढ़ी हुई है उसके अंदर जो सिस्टम फॉलो होता है दैट इज कॉल्ड मर्केंटाइल सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं एक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, है ना। आप उसी सिस्टम पे अकाउंटिंग करते हुए आए हो,
इसका मतलब है कि पैसा मिले या ना मिले आपको ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है, यानी यू हैव टू फॉलो द मैचिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, आपको मैचिंग कॉन्सेप्ट फॉलो करना पड़ेगा, आपको इनकम और एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, चाहे इनकम एक्सपेंसेस पे हुए हों या ना पे हुए हों। इसी सिस्टम्स पे आप एक्रूअल सिस्टम पे आप अकाउंटिंग करते हुए चले आए हो। बट जो CFS होता है बेटा, जो CFS होता है, CFS की खास बात यही होती है कि CFS जो होता है वो एक्रूअल सिस्टम पे चलता ही नहीं है। ये हम भूल जाते हैं बस, हम अभी भी CFS के अंदर एक्रूअल सिस्टम ही लगाते हुए चलते हैं। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, CFS के अंदर एक्रूअल सिस्टम काम नहीं करता। यहाँ पे चलता है बेटा आपका कैश सिस्टम। ठीक है, कैश सिस्टम चलता है। अब कैश सिस्टम का मतलब है कि यहाँ पर आपको मैचिंग कॉन्सेप्ट फॉलो करने की ज़रूरत ही नहीं है। यू जस्ट नीड टू चेक वेदर पैसा आया है और वेदर पैसा गया है। हमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करना ही नहीं है, अपने को बस इस बात से मतलब है कि पैसा आया है या पैसा गया है। इसके अलावा हमें और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है CFS के अंदर। तो जितना आप सिंपल रखोगे CFS को, उतना सिंपल CFS आपको लगेगा। अदरवाइज़ ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। क्या इतना समझ में आया? आ ही गया होगा, क्या करना है आपको। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। तो मतलब मीनिंग समझ लिया हमने, और हमने CFS की प्री कंडीशन समझ ली। नाउ CFS के जो ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगता है, दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। ये MCQ का सवाल है। ठीक है, यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जो है वो CFS के ऊपर अप्लाई होता है। तो CFS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के द्वारा बनता है। चलिए ये भी समझ में आ गया। अब मैं आपको समझाता हूँ, ये जो कैश सिस्टम है, जो कैश फ्लो की बातें करता है, अगर मैं इसको रोटेट कर दूँ हल्का सा, नहीं तो गड़बड़ हो गया। ठीक है, ये जो कैश फ्लो है आपका, लटो मैं इरेज ही कर देता हूँ यार। इधर देखो, ये जो कैश सिस्टम है इसमें हमें देखना है क्या, इनफ्लो और आउटफ्लो ना बेसिकली। तो हमें देखना है इनफ्लो और आउटफ्लो। या तो हम देखेंगे इनफ्लो या तो हम देखेंगे आउटफ्लो, यानी पैसा या तो आ रहा होगा या तो आपके पास से जा रहा होगा। ठीक है, पेशेंस बना के रखना, चैप्टर इंपॉर्टेंट है और इजी है, तो इसमें बहुत स्लो चलूँगा थोड़ा सा पहले कुछ टाइम पे। तो इनफ्लो और आउटफ्लो समझ में आ गया आपको, गुड वन। अभी जो इनफ्लो और आउटफ्लो, इनफ्लो का मतलब है पैसा हमें मिल रहा है, आउटफ्लो का पैसा मतलब है पैसा हमारे पास से जा रहा है। जैसे हम बेसिक एग्जांपल समझें इसका, तो एग्जांपल बहुत क्लियर है बेटा, कि जैसे सेल्स, गुड्स सेल फॉर कैश, ये कैश में गुड्स बेची तो पैसा हमारे पास आएगा, दैट इज इनफ्लो। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल समझे, सैलरी पेड सैलरी पे किया तो आउटफ्लो हो गया आपका। तो मतलब ये बहुत अच्छी वाली चीज़ है कि भाई पेड आया गया कि हमको पता है, ये मत बताओ सर। ठीक है, नहीं बता रहा भाई, जैसे तुम्हारी मर्जी। आगे देखो, तो क्या बताना है, जो बताना है उस ध्यान से समझो। ठीक है, पहली चीज़, आप जो इनफ्लो और आउटफ्लो देखोगे CFS के अंदर, वो आप एक एक्टिविटी में नहीं देखोगे। कंपनी की बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, उन एक्टिविटीज़ को क्या बोलता है वो समझ लो। जो पहली एक्टिविटी होती है उसको बोलते हैं बेटा ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, जो पहली एक्टिविटी उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग। सेकंड क्या होता है सर? सेकंड होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और जो थर्ड एक्टिविटी होती है दैट इज नोन एज सर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। एक एक करके सब पे बात करेंगे अभी हम। ठीक है, तो ये 3 एक्टिविटी में जो कंपनी है पैसा लगाती है अपनी। फर्स्ट इज, और उसके बाद आपकी फाइनेंसिंग। क्लियर? ओके, तो 3 एक्टिविटी हो गई हमारी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सेकंड इज योर फाइनेंसिंग एंड थर्ड इज सेकंड इज इन्वेस्टिंग, थर्ड इज योर फाइनेंसिंग। क्या आपको क्लियर हो गया? यस, कि कंपनी का जो कैश इनफ्लो होगा, कैश इनफ्लो और आउटफ्लो होगा, वो इन्हीं में से 3 एक्टिविटी में से एक एक्टिविटी में होगा, या दूसरी में होगा, या तीसरी में होगा, किसी ना किसी एक्टिविटी में मिल ही जाएगा आपको। चलिए, व्हाट डू मीन बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इस पर समझते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होता है? तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी को बोलते हैं मेन बिजनेस एक्टिविटी। यानी जो मेरा बिजनेस है, जो मेरा मेन बिजनेस है, उसकी प्राइमरी एक्टिविटी क्या है? प्राइमरी एक्टिविटी क्या है?
जो मेरी बिजनेस की प्राइमरी एक्टिविटी होगी वही ऑपरेटिंग कहलाएगी, वही उसी को बोलते हैं ऑपरेटिंग बिजनेस या ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, प्राइमरी एक्टिविटी का मतलब क्या है, जैसे जैसे एग्जाम्पल के लिए हम हम फर्नीचर सेल करते हैं, फर्नीचर का बिजनेस है हमारा। ठीक है, तो मेरी कंपनी का जो प्राइमरी एक्टिविटी हुआ दैट इज फर्नीचर्स को मैन्युफैक्चर करना, फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, मेरे पेन की तरफ ध्यान देना, नहीं तो तुम्हारा दिमाग कहीं भाग जाता है, पता नहीं कहाँ भागता है। ठीक है, तो प्राइमरी फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग का मेरा काम है, तो ये मेरी प्राइमरी एक्टिविटी होगी। क्या ये क्लियर है? ठीक है, अब इस फर्नीचर को मैन्युफैक्चर करने में जितनी जगह पे मैं पैसा दूंगा और जितनी जगह में मेरे पास पैसा आएगा, इस जितने भी इनफ्लोज होंगे कैश के, वो प्राइमरी एक्टिविटी में होगा। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो मैंने रॉ मटेरियल खरीदा, अब मटेरियल खरीदा तो पैसा जाएगा, तो ये हमारी कंपनी का आउटफ्लो होगा प्राइमरी एक्टिविटी में, यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। इस तरीके से हम फर्नीचर को बेचेंगे, सेल, तो ये इनफ्लो होगा, ये आउटफ्लो होगा। सैलरी पे करना, सैलरी बिजनेस से रिलेट करता है ना, मेन बिजनेस से, तो ये भी हमारे लिए क्या होगा, आउटफ्लो होगा। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जो भी आपका बिजनेस है और बिजनेस से जुड़ा हुआ जितना भी खर्चा है, इज एवरीथिंग योर क्या क्या है, ये आपका सारा का सारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। क्या ये क्लियर है? अभी मैं आपको एक इलस्ट्रेशन भी कराऊंगा जो एनसीईआरटी की किताब में दिया हुआ है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा, गुड वन। चलो, नाउ मूव टू द नेक्स्ट एक्टिविटी, दैट्स इन्वेस्टिंग। नाउ व्हाट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बेटा? कंपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब होता है कि कंपनी जो इन्वेस्टमेंट्स करती है अपनी एसेट्स के अंदर, उसी को इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बोलते हैं। एक कंपनी की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है एसेट्स। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट बेटा, कौन से एसेट की बात कर रहा हूँ? फिक्स्ड एसेट की। नाउ यू नो इट वेरी वेल कि फिक्स्ड एसेट दो तरीके की होती हैं, वेदर इट इज टेंजिबल, वेदर इट इज इनटेंजिबल। ठीक है, चाहे आपने फिक्स्ड एसेट टेंजिबल ली हो, चाहे आपने बेटा इंटेंजिबल ली हो, वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो इसी में आएंगी, इन्वेस्टिंग के अंदर आएंगी। एग्जाम्पल समझे? समझते हैं। देखो, जैसे मैंने खरीदा बिल्डिंग परचेज जो है, अगर आपने बिल्डिंग परचेज करी तो आपका इनफ्लो है आउटफ्लो? बताओ फटाफट से, कमेंट सेक्शन में बता दो। बिल्डिंग परचेज इनफ्लो है आउटफ्लो? देखो कहाँ तक समझ में आया तुमको। बिल्डिंग आपने परचेज किया, सर इनफ्लो है, अबे नहीं, इनफ्लो बिल्डिंग नहीं देखना, हमें कैश देखना है। जब आपको बिल्डिंग को खरीदोगे तो कैश क्या होगा, कैश जाएगा ना, तो दिस इज योर आउटफ्लो, इसी तरीके से बेटा मान लो आपने बिल्डिंग सेल कर दी या मशीन सेल कर दी, तो अगर आपने मशीन सेल कर दी तो पैसा आएगा। हमारा ध्यान किस पे होना चाहिए? हमारा ध्यान सिर्फ एक चीज़ पे होना चाहिए, वो है मनी, यानी पैसा। अपने को बस ये देखना है कि पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है। एसेट आए एसेट जाए मुझको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मुझको फ़र्क पड़ता है सिर्फ और सिर्फ पैसे से। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पैसे से। ठीक है, लॉस में बेचो प्रॉफिट में बेचो, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे फ़र्क पड़ता है सिर्फ और सिर्फ पैसे से। क्या ये क्लियर है? हाँ होगा। चलिए, अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ, जो है आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। नाउ हाउ फाइनेंसिंग एक्टिविटी कैसे और कैसे बोलते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी को? इस पैसे को इधर साइड कर दूँ, जगह नहीं है भाई, थोड़ी सी जगह की कमी आ गई है, यहाँ आ गया पैसा। चलो, तो भाई यहाँ पे आ गए हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी की तरफ। नाउ फाइनेंसिंग एक्टिविटी कब होती है बेटा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी बनती है दो कंडीशंस में। पहली कंडीशन, चेंज इन शेयर होल्डिंग, थोड़ा सा पीछे लेना पड़ेगा, हाँ, चेंज इन शेयर होल्डिंग, जब कंपनी की शेयर होल्डिंग में चेंज हो जाए। ओके, सो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जो पहला पॉइंट होता है वो है चेंज इन शेयर होल्डिंग्स, और जो दूसरा पॉइंट होता है बेटा वो होता है चेंज इन बोरोइंग।
इसका मतलब है जब भी क्वेश्चन के अंदर आपको ये 2 पॉइंट देखने को मिल जाए, चेंज इन शेयर होल्डिंग्स और चेंज इन बोरोइंग्स, ठीक है, तो आप समझ जाना कि ये और ये हिस्सा जो है ये कहीं ना कहीं फाइनेंसिंग से रिलेट करता है, ठीक है, कहीं ना कहीं फाइनेंसिंग से रिलेट करता है। एक और चीज़, अगर ऐसी कोई भी चीज़ है जो शेयर होल्डिंग और बोरोइंग से रिलेट करती है, समझ में आया, ऐसी कोई भी चीज़ जो है जो शेयर होल्डिंग और बोरोइंग से रिलेट करती है वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा। क्या बोला मैंने, अभी समझ में आएगा, ध्यान से देखो। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। फाइनेंसिंग का मतलब होता है एक तरीके से पैसा आपने उधार लिया है, इसको फाइनेंसिंग बोलते हैं। तो एग्जाम्पल में समझो कि मान लो कंपनी है और लोन है, ठीक है। अब लोन प्रीवियस ईयर का है और करंट ईयर का है। प्रीवियस ईयर लोन 10 लाख का था, इस साल लोन 12 लाख का हो गया। तो देखो लोन बढ़ गया, 2 लाख रुपए से लोन बढ़ गया ना, यहाँ 10 का था यहाँ 12 का हो गया, तो 2 लाख रुपए का इन पैसा आया होगा तभी से लोन बढ़ा होगा। तो बेसिकली क्या है, बोरोइंग बढ़ गई, तो मतलब ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। मान लो यार लोन नहीं होता, शेयर कैपिटल होता, शेयर कैपिटल पे 10 लाख 12 हो गया, 2 लाख से बढ़ गया, तो मतलब पैसा आया है, तो क्या बढ़ गया, शेयर होल्डिंग बढ़ गई। तो ऐसी कोई भी एक्टिविटी जहाँ पर आपकी शेयर होल्डिंग में चेंज आ रहा है, चाहे बढ़ रहा है या घट रहा है, बढ़ रहा है तो इनफ्लो है, घट रहा है तो आउटफ्लो है। सिमिलरली अगर बोरोइंग में चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है तो इनफ्लो है, घट रहा है तो आउटफ्लो है। तो अगर ऐसा कुछ भी है तो इट इज़ रिलेटेड टू द फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्या ये क्लियर है? हाँ जी, क्लियर होगा। अभी मैंने एक बात बोली थी, कोई भी चीज़ जो शेयर होल्डिंग और बोरोइंग से रिलेट करती है वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा। जैसे जैसे क्या सर? जैसे आपका डिविडेंड, जैसे आपका इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं, डिविडेंड आप पे करोगे, डिविडेंड पेड, और इंटरेस्ट ऑन लोन भी आप पे करोगे, तो ये भी कहीं ना कहीं फाइनेंसिंग का ही एक्टिविटी, क्योंकि डिविडेंड आपको पे करना पड़ा बिकॉज आपने शेयर इशू किए, इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ा क्योंकि आपने लोन लिया, तो ये भी कहीं ना कहीं फाइनेंसिंग का ही पार्ट है और फाइनेंसिंग का ही इनफ्लो या आउटफ्लो माना जाएगा, आउटफ्लो माना जाएगा, बेसिकली पे कर रहे हो आप। तो क्या इतना समझ में आता है आपको? चलो एक चीज़ और, अब कुछ और मैं आपको बता देता हूँ। ये तो हुआ आपका 3 पार्ट में, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। कुछ और क्लैरिफिकेशन दे दूँ मैं आपको चीज़ों के बारे में। पहला, 2 बातों पे, एक तो आपका डिविडेंड का पॉइंट जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, दूसरा बेटा आपका इंटरेस्ट ऑन लोन की बात नहीं कर रहा, बात कर सकते हो इंटरेस्ट ऑन लोन और डिबेंचर। ये 2 पॉइंटों पे अभी डिस्कस कर लेते हैं। पहला डिविडेंड। नाउ व्हाट इज डिविडेंड? देखो डिविडेंड के 2 हिस्से होते हैं, मतलब डिविडेंड 2 तरीके का होता है। या तो डिविडेंड आपको मिल रहा होगा, आइदर यू आर रिसीविंग द डिविडेंड और यू आर पेइंग द डिविडेंड, यानी हम कंपनी की बात कर रहे हैं बेटा, ठीक है, मैं इंडिविजुअल की बात ही नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ किसकी, कंपनी की, ठीक है। या तो रिसीव हो रहा है या तो पे हो रहा है, पेइंग वाला अजीब सा लग रहा है वर्ड, रुको चेंज करते हैं, पेड, ठीक है। तो हम जो बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कंपनी के प्रोस्पेक्टिव से, ठीक है, कंपनी के प्रोस्पेक्टिव से या तो डिविडेंड रिसीव हो रहा है या तो पे हो रहा है। आप ध्यान से देखो, रिसीव कब होगा? रिसीव तब होगा जब आपने इन्वेस्टमेंट करी होगी। क्या करी होगी? इन्वेस्टमेंट करी होगी। और अगर आपने इन्वेस्टमेंट करी है तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है बेटा, वो पार्ट है आपकी कौन सी एक्टिविटी का? वो पार्ट है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का, ठीक है। तो फिर अगर आपको डिविडेंड रिसीव हो रहा है तो वो इन्वेस्टमेंट है आपकी, क्योंकि रिसीव तो तब होता है ना जब हम पैसा लगाते हैं बिजनेस में, तो हमने किसी और के बिजनेस में इन्वेस्ट किया, वहाँ पर हमारी इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट पे जो पैसा आएगा वो मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा, ना कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। लेकिन अगर मैंने पे किया है तो इसका मतलब मैंने उधार लिया होगा, और अगर मैंने उधार लिया है तो फिर वो मेरा फाइनेंस है, क्योंकि उससे मेरी शेयर कैपिटल बढ़ रही है, फाइनेंस है। और अगर वो मेरा फाइनेंस है तो वो मेरी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, वो मेरी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। क्या ये समझ में आता है? बिल्कुल आता है। सेम यही चीज़ें जो हैं, सेम रिपीट कर रहा हूँ मैं, सेम यही चीज़ें जो हैं वो एग्जैक्ट सेम है फॉर द डिबेंचर्स, ठीक है, डिबेंचर्स के इंटरेस्ट के लिए। जैसे अगर आपको इंटरेस्ट जो है,
अगर आपको इंटरेस्ट जो है, ध्यान से देखो, अगर आपको जो इंटरेस्ट है लोन या डिबेंचर पे रिसीव हो रहा है तो रिसीव होने का मतलब क्या है? रिसीव कब होगा? जब आपने किसी और को लोन दे रखा होगा। ये बात तो है, आपने किसी और को लोन दे रखा है तो आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है। तो अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है बेटा, तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट हुई, क्योंकि आपने पैसा इन्वेस्ट किया है। और तो फिर जो एक पैसा आएगा आपके पास से, वो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगा, ठीक है। और अगर आपने पे किया है, लोन आप पे कर रहे हो, तो आपके लोन की लाइबिलिटी बढ़ रही है, दैट इज रिलेटेड टू फाइनेंस, तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा। क्या आपको ये सब्जेक्ट टू क्लियर हुआ? ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। एडिशनल पॉइंट, दिस इज योर क्लेरिफिकेशन। आई थिंक क्लियर है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप फॉर नोटिंग पर्पसेस के लिए। मैं आपको फ्रीज कर रहा हूँ, ठीक है, आप वीडियो पॉज करके भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखो, दिस इज टू बी ओके, एंड दिस इज क्लैरिफिकेशन। कूल डाउन। चलो, अब एक लास्ट वर्ड जो बच गया हमारे पास, वो भी हम समझ लेते हैं। वो है एक और वर्ड जिसका नाम है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट, ठीक है। अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है? देखो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब होता है एक तो कैश जो एक्चुअल में कैश है, और दूसरा कैश के इक्वल चीज़ है, उसको बोलते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसमें क्या क्या आता है? इसमें तो एक तो आता है आपका कैश, दूसरा तो आता है बेटा आपका बैंक, क्योंकि बैंक भी एक तरीके से कैश है, और तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो आती है करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट, अच्छा, करंट इन्वेस्टमेंट कब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होती है? वो तब होती है जब वो मार्केटेबल सिक्योरिटी होती है। क्या होती है? मार्केटेबल सिक्योरिटी। इसका मतलब है जो कि इजीली में मार्केट में सेलेबल है, इजीली सेलेबल इन मार्केट, ठीक है। तो अगर ऐसी करंट इन्वेस्टमेंट है जो मार्केट के अंदर बेच के हम पैसा निकाल सकते हैं, तो उसे हम बोलते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। और अगर ऐसी करंट इन्वेस्टमेंट है जिसको मार्केट में सेल नहीं कर सकते हो, पैसा नहीं निकाल सकते हो, तो दैट इज नॉट अ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्या आपको ये क्लियर होता है? हाँ या ना में जवाब दो, हाँ और हाँ। आई थिंक हाँ, ठीक है। अगर फिर भी स्पेसिफिकली किसी को किसी पार्ट में प्रॉब्लम रहेगी तो वो मुझे बता देगा। क्लियर? तो आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब मैं आपको इस पर एक क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है, फटाफट से देखो जल्दी से। और हम क्वेश्चन बहुत सिंपल से कह रहा है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ इनटू ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी और कैश इक्विवेलेंस। यानी 4 भागों में बांटना है, ठीक है, 4 भागों में बांटना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब देखो, मैं आपके सामने क्वेश्चन रख रहा हूँ, ये क्वेश्चन को वीडियो को पॉज कर लो, ठीक है, और अपनी कॉपी पे 4 कॉलम बना लो। पहला ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरा इन्वेस्टिंग, तीसरा फाइनेंसिंग और चौथा कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। और इन पूरी की पूरी आइटम्स को कहीं ना कहीं डाल दो। देन मैं आपको आंसर बोलूँगा और आप बराबर से आंसर चेक करके बताओ कितना सही कितना गलत। ट्रैक योर स्कोर्स, बताना इस 33 में से आपका कितना स्कोर आया, ठीक है। आई वांट टू नो द स्कोर्स। क्लियर? चलो स्टार्ट करते बेटा। पहला, परचेज ऑफ मशीनरी, इन्वेस्टिंग, ठीक है। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दैट इज ऑपरेटिंग, ठीक है। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी बेची, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग। ट्रेडिंग कमीशन रिसीव, ट्रेडिंग का मतलब है आपका बिजनेस कमीशन करना आपका काम है, ट्रेडिंग कमीशन, आप ट्रेड कमीशन करते हो, दैट इज योर ऑपरेटिंग, कमीशन का बिजनेस है आपका। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन का मतलब है शेयर्स जहाँ पे आ गए, मतलब क्या, फाइनेंसिंग की बात हो रही है, ठीक है, तो फाइनेंसिंग, ओके। उसके बाद है प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट यानी कि बड़ी इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो ये आपकी एसेट है यानी इन्वेस्टिंग, ठीक है। कैश पेड टू सप्लायर, कैश पे किया, नॉर्मल बिजनेस, ऑपरेटिंग, ठीक है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, सैलरी पे किया, ऑपरेटिंग। इंटरेस्ट रिसीव आ गया ना, बीच में आ गया क्लैरिफिकेशन आ गया, इंटरेस्ट रिसीव ऑन डिबेंचर हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इंटरेस्ट रिसीव हुआ है तो ध्यान रहे, रिसीव हुआ है तो इन्वेस्टिंग।
ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, ऑफिस के खर्चे, ऑफिस जनरल खर्चे हैं, ऑपरेटिंग में पे करने पड़ेंगे, ऑपरेटिंग। डिविडेंड रिसीव, फिर से आ गया डिविडेंड रिसीव, डिविडेंड रिसीव हुआ है तो आपने इन्वेस्टमेंट करी होगी, दैट इज इन्वेस्टिंग। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, बेचने के खर्चे यानी ऑफिस के खर्चे, तो ऑपरेटिंग। डिविडेंड पेड, फिर से आ गया डिविडेंड पेड, आपके पे किया हमने तो मतलब आपने पैसा इशू किया होगा शेयर्स के ऊपर, दैट इज योर फाइनेंसिंग। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन लिया एक तरीके से, बैंक ओवरड्राफ्ट फाइनेंसिंग। कैश रेट, ये भी लोन होता है। मार्केटेबल सिक्योरिटी याद है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, CNC। आ जाओ नेक्स्ट, सेकंड में प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर इशू किया है, फाइनेंसिंग। प्रोसीड फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरिंग, लोन लिया है, फाइनेंसिंग। कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, पैसा आया कस्टमर से, ऑपरेटिंग। परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, एसेट खरीदी है, खरीदी हो या बेची, इनफ्लो आउटफ्लो इन्वेस्टिंग का है। कैश परचेज, ऑपरेटिंग। परचेज ऑफ गुडविल, एसेट खरीदा, इंटेंजिबल, इन्वेस्टिंग। इंटरिम डिविडेंड पे, डिविडेंड पे किया आपने, इंटरिम या फाइनल क्या फ़र्क पड़ता है तो फाइनेंसिंग है, यस। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ पेटेंट, पेटेंट का मतलब एसेट होता है तो यानी इन्वेस्टिंग। इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का मतलब होता है लोन, लोन के ऊपर पे किया गया इंटरेस्ट, तो ये इनकम नहीं है, ये पे किया है तो ये भी क्या होता है, फाइनेंसिंग। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, बिजनेस का खर्चा, ऑपरेटिंग। रेंट रिसीव ऑन प्रॉपर्टी हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, ध्यान रखे प्रॉपर्टी हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट मिला है, सेम बात है बेटा, इन्वेस्टिंग। अब कोई बोलेगा सर ऑपरेटिंग क्यों नहीं, ऑपरेटिंग तब होता जब प्रॉपर्टी हेल्ड एज ऑपरेशन रखा जाता है, बिजनेस रखा जाता है, तब हमसे ऑपरेटिंग बोलते हैं, अभी ऑपरेटिंग नहीं बोल सकते बिकॉज आप उसमें बिजनेस नहीं कर रहे हो। नाउ नेक्स्ट इज इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स पे किया है तो ऑब्वियसली बिजनेस के लिए पे किया होगा तो ऑपरेटिंग। अंडर राइटिंग कमीशन, अच्छा अंडर राइटिंग कमीशन याद है आपको, याद है कभी होता है अंडर राइटिंग कमीशन, अंडर राइटिंग कमीशन हम पे करते हैं शेयर्स के केस में। और मैंने कहा था कोई भी खर्चा जो शेयर और बोरिंग से रिलेट करता हो कहाँ जाएगा, फाइनेंसिंग, इसको बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। आपका ज्ञान बढ़ा रहा हूँ, बुद्धि। ठीक है, अंडरराइटिंग इसमें बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ब्रोकरेज पेड ऑन परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग का पार्ट है क्योंकि एसेट खरीदा है आपने। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट आपके पास आए होंगे तो बेसिकली ये भी फाइनेंस का पार्ट होगा। रिफंड ऑफ इनकम टैक्स रिसीव, ये ऑपरेटिंग का पार्ट है क्योंकि खर्चा ऑपरेटिंग का तो इनकम भी ऑपरेटिंग में जाएगी। तो कितने आंसर्स आपके सही हैं देख लो फटाफट से चेक करके और अपने स्कोर्स दे दो नीचे जल्दी से, कितना कितना स्कोर है। क्लियर हुआ? क्या आपको ये क्लियर हुआ? अगर हुआ नोट्स पे आ जाते हैं। चलिए अब हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली बेटा, बहुत समय लगा के, फटाफट से थोड़ा देखते हैं। कितनी एक्टिविटी? 3, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। क्लियर? कैश इक्विवेलेंट्स बता दिया हमें, कैश इक्विवेलेंट्स का मतलब होता है कैश इन हैंड, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब आती हैं। कैश इन कैश इक्विवेलेंट्स के एग्जांपल है। और मैंने कहा था अगर मार्केटेबल सिक्योरिटी है, टाइम पीरियड बहुत सिंपल है, याद रखना 3 महीने के अंदर। ठीक है, अगर 3 महीने के अंदर वो बेच सकते हो तो उसे हम कैश इक्विवेलेंट का पार्ट मानेंगे, नहीं बेच सकते तो नहीं मानेंगे। क्या क्या माना जाता है? सिंपल चीज़ें, 2 मेन चीज़ें होती हैं, वन इज कैश डिपॉजिट, कैश विदड्रॉन फ्रॉम बैंक, ये माना जाता है। और जो भी आपकी शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी होती है वो मान लिया जाता है, दैट्स इट, बस बाकी और कुछ नहीं ध्यान देना। नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज फॉर्मेट। फॉर्मेट पे आते हैं, चलो ध्यान से प्लीज़, ये फॉर्मेट आपको कॉपी में बनाना है और फॉर्मेट डिस्कस करते हैं। चलिए फॉर्मेट क्या है? फॉर्मेट बहुत सिंपल से है। सबसे पहले आपको निकालना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दिस इज योर फर्स्ट। ठीक है, फिर निकालना है बेटा आपको कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, दिस इज योर सेकेंड, दिस इज योर सेकेंड। फिर निकालना है फाइनेंसिंग एक्टिविटी एंड दैट इज योर थर्ड। ठीक है, तीनों ही एक्टिविटी से जब हम कैश फ्लो निकाल लेंगे तो हम आउटर कॉलम में अमाउंट लिख देंगे, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, फिर हम टोटल कर देंगे। टोटल करोगे तो आपको मिलेगा नेट। ठीक है, यू विल गेट नेट इंक्रीज डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, टोटल ऑफ द 3 अब एक्टिविटीज कर दिया। अब जैसे ही आप टोटल कर लोगे तो इसमें आप ऐड करोगे, क्या ऐड करोगे? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ओपनिंग बैलेंस। कौन सा बैलेंस? ओपनिंग बैलेंस। जैसे ही आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ओपनिंग बैलेंस ऐड करोगे, आपके पास जो टोटल था उसमें आपने ऐड किया ओपनिंग, यू विल गेट द आंसर। आंसर में जो आंसर आएगा दैट इज नथिंग इज क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो कि बैलेंस शीट में गिवन ही होगा, जो कि गिवन इन
बैलेंस शीट होगा। ठीक है, बैलेंस शीट में गिवन होगा एट द एंड ऑफ ईच ईयर, ये आपको पता होगा। ठीक है, और ध्यान से समझना कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का आंसर आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी होगा ही होगा। अगर आपको तीनों मतलब अगर आपको तीनों एक्टिविटी से काम करना है, मतलब तीनों एक्टिविटी वाला क्वेश्चन आया, ऑपरेटिंग वाला, इन्वेस्टिंग वाला या फाइनेंसिंग वाला, तो आपको क्वेश्चन में आंसर मिल जाएगा। बट अगर सिर्फ ऑपरेटिंग बनाने को आ जाएगा तो आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, क्या आपको यहाँ तक समझ में आया है? आया होगा तो प्लीज़ मुझे एक फीडबैक देना कमेंट सेक्शन के अंदर। क्लियर कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही है या नहीं, बिकॉज मैं इस चैप्टर को पूरा कराने वाला हूँ, तो मुझे फीडबैक मिलेगा तो मैं इसको और बेहतर तरीके से करा पाऊँगा। तो जो भी लोग देख रहे हो कृपया करके आप एक कमेंट जरूर डाल देना वीडियो में कि आपने जो भी पार्ट अभी तक समझा क्या आपको कितना समझ में आया, कितना नहीं आया। ठीक है, और नेक्स्ट वाले सेशन में हम इसका प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट कर देंगे फॉर्मेट से, जहाँ पर हम स्टेप नंबर 1 कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे अपना ऑपरेटिंग एक्टिविटी पे। तो अगली क्लास जो होगी हमारी पूरी की पूरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी के ऊपर जाएगी। मैं आपको पूरा फॉर्मेट समझाऊंगा डिटेल में ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, और वो पूरा का पूरा समझा जाएगा। ठीक है, फिर उसके ऊपर एक आधा क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको। क्लियर? तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आज के लिए इतना रखते हैं, बहुत ऊपर नहीं करना बिकॉज फर्स्ट क्लास। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्लास में हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बारे में समझेंगे। ठीक है, चलो फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना, और प्लीज़ जिनको कैश फ्लो स्टेटमेंट से प्रॉब्लम्स होती हैं शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और फटाफट से चैप्टर को इजी बनाते हैं। चलो टेक केयर, बाय बाय।